नहीं थम रहा भाजपा का तूफान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सियासत में आने वाले दिनों में बड़े धमाके होने वाले हैं। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर हलचल मचा दी है, तो कांग्रेस हिमाचल से लेकर दिल्ली तक मंथन करने जा रही है। उधर कांगड़ा में पवन काजल की एंट्री से मची उथल पुथल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या अब शांत हो जाएगा बीजेपी के भीतर का तूफान? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मिशन रिपीट को भाजपा का मेगा प्लान। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या प्लान बना रही है। जैसे वादा किया है कि हम फिर से सत्ता हासिल करेंगे, कांग्रेस को चुनौती दी है। मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए भाजपा कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। जी, कहाँ बैठक हो रही है, कौन कौन होंगे और क्या चर्चा होगी इसमें? बिल्कुल सही है। देखिए, चुनावों के लिए हिमाचल भाजपा ने अब महामंथन का दौर एक तरह से शुरू हो गया है अग्निहोत्री जी, कि मिशन रिपीट के लिए जो रिवाज बदलने का नारा दे रखा है, उसी नारे को आगे करने के लिए अब चुनाव प्रबंधन समिति की कल बैठक राजधानी शिमला में होने जा रही है। और इस बैठक के में कौन पहुंच रहा है, क्योंकि जो पार्टी के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस पार्टी के लिए शिमला पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी आज पहुंच रहे हैं, बाकी जितने भी तमाम इसके सदस्य हैं वो राजधानी शिमला पहुंच गए हैं। अब इसमें ये चुनाव प्रबंधन समिति करेगी क्या? समिति इसमें जो बैठक जो बुलाई गई है सीधे तौर पे चुनावों के लिए बुलाई गई है, और चुनावों के से पहले पहले जितनी भी हिमाचल प्रदेश में रैलियां होनी है, उन रैलियों के प्रबंधन किस तरह से रहेगा, किन किन नेताओं की ये रैलियां होंगी, इसी के लिए ये चुनाव प्रबंधन समिति की कल बैठक होने जा रही है। रैलियों पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यहां महिला मोर्चा की एक रैली प्रस्तावित है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश में है। एक रैली सुजानपुर में भाजयुमो की होने जा रही है, चंबा में उनकी रैली का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक बिलासपुर के एम्स में एक रोड शो प्रधानमंत्री का रखा गया है, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री की रैलियां प्रस्तावित हैं। तो इसीलिए चुनाव प्रबंधन समिति अब सबसे पहले रैलियों को लेकर फोकस करने जा रही है। उसके बाद रणनीति बनेगी, और फिर उसके बाद जब चुनावों का नगाड़ा बजेगा तो फिर और ये पार्टी या और ये प्रबंधन जो समिति है और ज्यादा हरकत में आएगी। राजेश, आपके कहने का मतलब ये है कि 1 सितंबर से ही दौर शुरू हो जाएगा, तैयारियां कल से शुरू हो जाएंगी। अब उसके बाद बीच में एक ही दिन बचेगा अगर हम देखते हैं। राजेश, इस जानकारी के बाद जरा ये बता दीजिए, हम आगे बढ़े सियासत के मसलों पे। आज मुख्यमंत्री साहब कांगड़ा जिला के दौरे पे फिर थे। बिल्कुल, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा था और साथ में ही धर्मशाला का भी। बिल्कुल, बीच में वो कांगड़ा जिला की बाउंड्री से बाहर भी गए। बिल्कुल, मामला क्या है राजेश, जरा जल्दी से बताइए, कैसा रहा उनका ये? बिल्कुल सही है। देखिए, 2 विधानसभा हलकों का मुख्यमंत्री का दौरा था, और तीसरा विधानसभा जो हलका जो चंबा जिला का है भटियात, वहां भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दौरा कर लिया। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का दौरा था, ये शाहपुर में रोड शो हुआ अग्निहोत्री जी, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के जो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम तय पार्टी ने कर रखे हैं, उनको लेकर ये आयोजन आज किया गया। रोड शो शाहपुर में हुआ, जिसमें खुली जीप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ सरवीण चौधरी केंद्रीय मंत्री, उन्हीं का हल्का है, वो मौजूद रहे। साथ ही साथ पे जो नए नवेले बीजेपी में शामिल हुए कांगड़ा के विधायक पवन काजल, वो भी उस रोड शो में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दौरा भटियात का किया, जहां बादल फटने के बाद 37 परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। वहां की परिस्थितियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देखा, जाके तबाही का उन्होंने नुकसान का जायजा लिया कि आगे सरकार किस तरह से उनको राहत देने के लिए कदम उठा सकती है। वहां से फिर मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला विधानसभा हलके के दाड़ी ग्राउंड में ये मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रखा था, और जहां ये समारोह हुआ। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ये रही कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई काम अपने सरकार के लोगों को गिनाए, साथ ही साथ संदेश देने की भी उन्होंने कोशिश की। संदेश ये दिया गया कि बदले की भावना का जिस तरह का कल्चर हिमाचल प्रदेश का रहा है, जयराम सरकार ने उसको खत्म कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पे भी हमला बोला है कि कांग्रेस अमीर लोगों की पार्टी है, और अमीर लोगों को गरीबों का दुख दर्द का पता नहीं होता है, और इसीलिए उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस पे हमला बोला। और साथ ही अपनी प्रमोशन भी वहां उन्होंने कर दी कि मैं गरीब परिवार से निकला हूं, दुख दर्द समझता हूं, इसीलिए प्रदेश सरकार की तमाम स्कीमें जो है वो गरीबों को समर्पित हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस में जितने भी सीनियर लीडर हैं उनका मान सम्मान नहीं है, इसलिए फिर वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज भी उन्होंने कही अग्निहोत्री जी, कि कोरोना
कोरोना ने 2 साल सरकार के एक तरह से प्रभावित करके रख दिए, तो सिर्फ इस सरकार को काम करने के लिए 3 साल का ही एक तरह से वक्त मिला है। तो आगे आने वाले दौर के लिए भी उन्होंने प्रचार कर दिया, चुनावी एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि रिवाज बदलने के लिए सरकार को या उनको एक और मौका दिया जाए। जी राजेश, देखिए पिछले आप कुछ दिनों से देखेंगे तो मुख्यमंत्री इन्हीं पॉइंट्स के आसपास जनता को अपने समर्थन में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो यही कि आम परिवार से हैं या गरीब परिवार, जैसे उन्होंने कहा, जो पृष्ठभूमि रही भी है शुरू से। दूसरी वो कोविड की बात भी जरूर कर रहे हैं कि और उस बात को भी सही ठहराया जाता है राजेश। और तीसरा वो पहले ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस के कुछ और लोग आने वाले हैं, तो मतलब कांग्रेस को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी कन्विंस कर रहे हैं कि जी कांग्रेस में हालत खराब है लोगों की, इसलिए हम ला रहे हैं। सही, बड़ा इशारा अपने कार्यकर्ताओं की तरफ भी है, ये समझिए। अच्छा राजेश, अब हम एक और बड़े मसले पे आ जाते हैं, इसी पे भाजपा से ही जुड़ा हुआ है, जिसे छोटा घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, बहुत समय से ये बातें चलती थी कि कौन चुनाव लड़ेगा हिमाचल प्रदेश में और कौन नहीं लड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा सवाल होता था कि क्या धूमल चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये मन बनाया जा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं फैसला हो चुका है कि धूमल चुनाव लड़ेंगे। कैसे? कल इसका इशारा मिला राजेश जी, सुजानपुर में क्या हुआ जरा बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए पिछले कल सुजानपुर में जो महिला मोर्चा का एक सम्मान समारोह था अग्निहोत्री जी, और उस सम्मान समारोह में विशेष अतिथि पहुंची राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी। उसी सम्मान समारोह का हिस्सा थे, मंच पे प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद थे, और साथ ही साथ फिर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद भी वहां मौजूद थे, और भी बड़े कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। भरे उस मंच से जो राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने महिलाओं से एक अपील कर डाली है कि आने वाले इन चुनावों में प्रेम कुमार धूमल को भारी से भारी मतों से जिताया जाए, और उनको उनके लिए एक तरह से उन्होंने वोट वहां से भरे हुए मंच से मांगे गए। बिल्कुल। अब एक तरह से अगर हम देखें तो तस्वीर एक तरह से इस पे साफ हो गई है, तस्वीर पार्टी की रणनीति की साफ हुई है अग्निहोत्री जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब एक तरह से जो सर्वे कहा जा रहा था उस सर्वे की भी एक सच्चाई सामने आ रही है। सर्वे में बीजेपी ने उन कैंडिडेट्स का हवाला दिया है या उन कैंडिडेट्स को आगे रखा है जो कैंडिडेट जीतने की क्षमता रखते हो, और उन्हीं सर्वे का हवाला अब दिया जा रहा है, जिसमें सुजानपुर का भी जो सर्वे था उसमें भी लोगों की राय मांगी गई थी, कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई थी कि पार्टी किसके नाम पे यहां मजबूत हो सकती है। अब इस तरह से भरे हुए मंच से अगर राज्यसभा की सांसद ऐलान कर रही है तो एक बहुत बड़ा एक संकेत है कि प्रेम कुमार धूमल 2022 का ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी राजेश, देखिए धूमल साहब को एक बड़ा ऐसा नेता माना जाता है जिनके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उनके नाम के वजह से जुड़ा है। अब देखिए अतीत में प्रयास जो हुए हैं धूमल साहब के नाम का इस्तेमाल करने के, कांग्रेस ने किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखिए सरकार को घेरने की कोशिश की। वो आपको बयान याद होगा कि धूमल जी के नाम पे तो नलके नहीं लग रहे हैं। सही है। या फिर आप आम आदमी पार्टी की वो रैली याद कर लीजिए जो गांधी चौक पे हुई थी, जिसने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये जांच करवाएंगे कि सुजानपुर में धूमल चुनाव हारे कैसे थे जी। तो ये सारी चीजें, और आपने सर्वे की बात बिल्कुल सही कही है कि देखिए पार्टी को जीतना है जी। माहौल इलेक्शन का है तो कई कुछ बातें होती हैं कि ये होगा तो क्या हो जाएगा। वो बड़ी बात सीधी यहाँ पे ये लगती है कि भाजपा हर सूरत ये चुनाव जीतना चाहती है। सही है, बिल्कुल। मिशन रिपीट पे जाना चाहती है, मजबूत से मजबूत कैंडिडेट, समीकरण चाहे कोई जो मर्जी बनाता रहे, लेकिन यहाँ से वो कमिटमेंट पार्टी की झलकती है कि जो जीतने की क्षमता रखता है सही है उसी को टिकट मिलेगा। अभी देखिए आधिकारिक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक राज्यसभा सांसद ने अगर वहां पे आके ये कहा है ओपन, अगर एक तरह से नारी शक्ति से आह्वान किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कि आप लग जाइए प्रचार के लिए, तो इशारा तो यहाँ से मिल ही रहा है। बाकी आने वाले दिनों में धूमल साहब की सक्रियता देख के या बाकी सारी चीजें देख के ये कंफर्म भी हो जाएगा कि है क्या। सही है। चलिए जो भी है भाजपा के लिए तो अच्छा ही है। राजेश, पवन काजल की एंट्री के बाद भी अभी भी जी ऐसा लगता है कि जो भाजपा में, कांगड़ा भाजपा में जो खाई और जो दरार पैदा हुई थी, बिल्कुल वो अभी भरी नहीं है, उल्टे चौड़ी होती जा रही है। सही है। आपने कहा कि आज काजल साहब जो थे वो मुख्यमंत्री के साथ थे, मतलब वो तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं भाजपा के लिए काम करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन अभी भी संगठन जो है कांगड़ा का वो उन्हें शायद उस तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कल कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ राजेश, जिसकी चर्चा कम हुई, लेकिन उसका एक, अगर आप ये कहिए, इम्पैक्ट जो है बहुत बहुत बड़ा है राजेश। बिल्कुल। जानकारी दीजिए जरा दर्शकों
को हुआ क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए पवन काजल की जिस एंट्री के बाद जिस तरह की भाजपा में कलह जिस तरह से सामने आई थी, पार्टी के लिए सच में सिरदर्द बनने जा रही है। पिछले कल को देखें एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पिछले कल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप कांगड़ा पहुंचे, उनके साथ संगठन महामंत्री पवन राणा भी साथ थे। और यहां जब कांगड़ा जब पहुंचे हैं तो तमाम जितना भी जो मंडल के जो कार्यकर्ता थे उनको बुलाया गया था, लेकिन दो जो टिकट सीकर या टिकट के जो दावेदार रहे हैं, चाहे संजय चौधरी की बात हो जिसमें खुले मंच से उन्होंने विरोध कर दिया था पवन काजल का, या फिर सुरेंद्र काकू, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी को बुलाया गया था। अच्छा। और सबको बुलाने का एक मकसद था कि एक राय ली जानी थी कि पवन काजल की एंट्री के बाद पार्टी में या संगठन में परिस्थितियां किस तरह की पैदा हो गई हैं और उनका समाधान कैसे होगा। फिर इस तरह के जितने भी, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कांगड़ा मंडल ने यहां से 4 दावेदारों की लिस्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है और वो चारों ही दावेदार उस बैठक का हिस्सा थे जिन्होंने उस बैठक में यह ऐलान कर दिया कि पवन काजल की भाजपा में एंट्री के बाद स्वागत है, लेकिन पार्टी के लिए या संगठन के लिए आने वाले 5 साल उनको भी मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। हालांकि इसमें देखें तो तमाम कोशिशें यहां यह की गई हैं कि मंडल को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट की संभावना को जहां बीजेपी टटोल रही है, बिल्कुल उसको आगे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, पवन काजल को कैसे एक तरह से सम्मान पार्टी में दिया जाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती एक भाजपा की कांगड़ा में बनी हुई है। कलह अभी भी है, मानना पड़ेगा। चुनौती संगठन के सामने सबसे बड़ी है। प्रदेशाध्यक्ष पहुंच गए हैं, महामंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन रास्ता अभी कोई निकला नहीं है। जी राजेश, देखिए एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट मानते हैं कि पवन काजल की भाजपा में एंट्री कोई ऐसे ही नहीं होगी कि पवन काजल साहब आना चाहते और भाजपा आ जाइए, सही ऐसा नहीं है। ऐसे भाजपा भी टोल पर के ही चेहरों को कांग्रेस से अपने यहाँ एंट्री देगी, ऐसा मानते हैं। और ये भी मानना जाता है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको टिकट का आश्वासन ना मिला हो। अल्टीमेटली राजेश, फिर इसका मतलब ये होगा अगर ऐसा ही है तो फिर मानना तो संगठन को ही पड़ेगा, संगठन के नेताओं को ही। अब उनको कैसे मनाया जाता है ये अलग बात है जी। इससे हटके भी जैसे सर्वे की बात होती है और किसी सर्वे में ऐसा लगता है कि कोई और चेहरा भी आगे दौड़ में आ रहा है तो अलग बात है। देखिए मंडल से नाम हमेशा मांगे जाते हैं राजेश, लेकिन जो सर्वे है ना उसका मंडल को भी पता नहीं होता है। बिल्कुल यही है ना जी, किसी को पता नहीं होता ना राजेश, वो सिर्फ आला कमान के पास आंकड़े आते हैं। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कांगड़ा में होता क्या है भाजपा का, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है राजेश कि देखिए पवन काजल के खिलाफ लड़ता रहा है मंडल, बड़े नेता थे वो कांग्रेस के, बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं वो कांग्रेस का, इतना बड़ा। और उसके सामने पैरेलल अगर संगठन के लोग लड़ रहे थे तो चलिए उनकी थोड़ी सी, अब ये थोड़ा समझा जा सकता है कि उनको थोड़ा क्या लग रहा होगा, लेकिन अब इसको भाजपा की जिम्मेदारी होगी कि कैसे संभाला जाता है। यह सामने क्या आता है, इंटरेस्टिंग होने वाला है राजेश। अच्छा, कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं राजेश। केंद्रीय स्तर पर देखें तो मनमुटाव तो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। बिल्कुल आज जो हुआ है, जयराम रमेश साहब थे या फिर गुलाम नबी आजाद जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी है, G23 के लीडर। राजेश, इस सारे ये जो मसला है इसका कहीं हिमाचल कांग्रेस की एकजुटता पर तो असर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, कांग्रेस के लिए स्थितियां एक तरह से सही नहीं जा रही है अग्निहोत्री जी। आज भी बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर की बात, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, अभी तक ऐसे आसार फिलहाल आने वाले दिनों के लिए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस अभी हिमाचल में अपने संगठन की मजबूती पर बहुत ज्यादा फोकस करने जा रही है और नेताओं को व्यस्त रखने के लिए पार्टी ने कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही साथ फिर हर मसले पर हर नेता से एक तो सहयोग मांगा जा रहा है, साथ ही साथ राय मांगने की जो परंपरा कांग्रेस में नहीं थी वो भी अब शुरू हो गई है। नेताओं की एक तरह से रजामंदी ली जा रही है, राय तक उनसे पूछी जा रही है। दिल्ली के संदेश, तमाम जितने भी संदेश आलाकमान से आ रहे हैं, हर नेता को डिलीवर किए जा रहे हैं, हर नेता से उस पर खुल के चर्चा हो रही है। इसी बीच अगर हम देखें तो विपक्ष के नेता रहे मुकेश अग्निहोत्री ने एक तगड़ा बयान एक और दे दिया जिसमें सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ये बोल दिया अग्निहोत्री जी कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस के संपर्क में हैं तो कांग्रेस अपने आलाकमान से चर्चा करने के बाद अब आने वाले दिनों में उनको संगठन में शामिल करने जा रहा है। तो इस तरह का बयान आया। अब ये बयान अगर हम देखें तो क्या ये पिछले बयानों को या बीजेपी के बयानों को काउंटर करने के लिए है या फिर भाजपा को बैकफुट में लाने के लिए है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेश, देखिए आपने जो बातें कही बहुत गंभीर बातें हैं वो। पहली बात आपने जो कही है उसमें राजेश
केंद्र में जो हो रहा है ना जी। उसका हिमाचल कांग्रेस पे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस ने 5 साल तक बहुत रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है राजेश। सामने लड़ाई लड़ी है, सामने होकर, और बड़ी बहादुरी से कांग्रेस लड़ी है, तो अगर सरकारों से लड़ी। हाँ जी। और इस समय अगर केंद्र के घटनाक्रम की वजह से हिमाचल कांग्रेस को अफेक्ट होता है कुछ भी, सबसे नाजुक तो दौर को भी अच्छा नहीं लगेगा। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक रही बात कि बड़े नेता की आने की, तो राजेश एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि आना जाना जरूर होगा। क्यों? क्योंकि भाजपा पहले कह चुकी है परफॉर्मेंस पे टिकट मिलेंगे, परफॉर्मेंस के आधार पे टिकट कटे तो कुछ नेता जो हैं वो जगह चाहेंगे कि कौन राजनीति से ऐसे हटना चाहता है। कांग्रेस के पास फिर एक ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन कांग्रेस होगी, है ना जी। और कांग्रेस क्या चाहती है? भाजपा से बदला इस समय पे, और मुख्यमंत्री साहब भी बोल चुके हैं कि कांग्रेस, तो ऐसा लगता है एक्सपर्ट्स को कि दोनों तरफ से आना जाना होता रहेगा। अब इस आने जाने को लोग कैसे लेते हैं, जनता कैसे लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि कौन वो लोग होंगे, कौन बड़े नेता होंगे जो पार्टी छोड़ के इधर से उधर होंगे। ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है राजेश, लेकिन इसकी संभावना बहुत बताते हैं एक्सपर्ट, होगा ऐसा। अच्छा राजेश, इस सेगमेंट में मेरा अंतिम प्रश्न, आपने अभी बात की कि कांग्रेस रणनीति बना रही है, जरा वो बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दर्शकों को क्लियर करना चाहते हैं कि मुकाबला कोई एक तरफा होने वाला है। बहुत जोरदार मुकाबला होगा, राजनीतिक मुकाबला इस बार। क्या रणनीति, क्या? बिल्कुल, देखिए रणनीति यही है कि सरकार को कैसा घेरा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने से कैसे रोका जाए। 31 अगस्त को शिमला में पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला ने बैठक बुला ली है। बैठक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर कांग्रेस करने जा रही है, और इसमें अगर हम देखें तो सरकार को घेरने की रणनीति तो बनाई ही जाएगी, साथ ही साथ फिर पार्टी की अगली जो बैठकें होने जा रही है उनको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। 1 सितंबर को कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें जितने भी प्रदेश में चुनावी मुद्दे होंगे उन पे अहम चर्चा होगी, साथ ही साथ उन बिंदुओं पे भी चर्चा होगी जहां कांग्रेस टिकट को लेकर आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले लेगी। और इसके बाद फिर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक राजधानी दिल्ली में होगी, और दिल्ली में बैठक होगी 5 सितंबर को। 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है, तो फिर उसके ठीक अगले दिन ये बैठक हो रही है। हिमाचल के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं पार्टी के उस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी गंभीर है, मामला है कि प्रदेश की सत्ता में वापसी कैसे की जाए और भाजपा को मिशन रिपीट से कैसे रोका जाए। रणनीति तय हो रही है, मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, साथ ही साथ संगठन की मजबूती को लेकर भी कांग्रेस जी जान से अब जुट गई है। अग्निहोत्री जी, बहुत बढ़िया राजेश, अच्छी जानकारी दी आपने उन लोगों के लिए, खासकर जो कांग्रेस समर्थक हैं या जो ये मानते हैं कि एक स्वस्थ जो है वो प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए इलेक्शंस के टाइम में। आप ये विश्वास रखिए कि कांग्रेस अभी लगी हुई है। सही है ना जी। तो ये अच्छा दिख रहा है अभी तक, जो आगे हमारे हिमाचल की स्वस्थ राजनीति जैसी होती आई है वैसी होती दिख रही है। कोई किसी की कमजोरी की वजह से जीतेगा नहीं, ऐसा लग रहा है अभी तक। अपनी क्वालिटी के आधार पर ही लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा नजर आ रहा है राजेश।